बिना परमिशन के बोले तू स्टेट सर्विस का फॉर्म में तुम्हारा भर देता, तुम्हें बुक्स भी भेजता, तू पढ़ ले। संघर्ष करते करते इंटरव्यू तक पहुंच गए, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक स्टेट सर्विस की पोजीशन भी मिल गई। जिसको कुछ नहीं मिला था, भूखा नंगा आदमी ऐसा बोलते, उसको अब तो गुलाब जामुन मिल गया, ऐसे टाइप की सिचुएशन हो गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पहली चीज तो जब आप इंजीनियरिंग के लिए सोच लेते हो तो क्या आपने आईआईटी में हाथ पैर नहीं मारे क्या? पता नहीं इतनी काबिलियत थी कि नहीं, पता नहीं, कभी मौका भी नहीं मिला, अवेयरनेस भी नहीं थी, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर कोचिंग नहीं, गांव में ऐसा ही था। इंजीनियरिंग में डिसाइड किया था कि मैं यूएस जाके पढ़ूंगा, अमेरिका। एक गांव के लड़के का सपना, अमेरिका जाना। कर्जा चुका ही नहीं पाऊंगा तो मैं फिर अमेरिका क्या, पूरी जमीन बेचनी पड़ेगी। इस चक्कर में मैं डर के फिर अमेरिका वाला थोड़ा सपना मुझे लगता गिव अप कर दिया। बीच में सोचा जर्मनी जाऊंगा, ऐसे बचपन में तो यही होता है, क्लैरिटी होती नहीं है। सोचा नहीं था तो फिर ये एग्जाम क्यों दिए जा रहे थे? नहीं, इस आटे में नहीं सोचा था कि यार, क्योंकि देखो जिस आदमी ने इतने फेलियर, आई ट्रीट माई सेल्फ एज अ बंच ऑफ फेलियर्स, तो वो मुझे लगता है वो पैशन ने मुझे काफी पुल किया इस बार। राजनीतिक चर्चाओं से परे आज मन में आया कि आपकी मुलाकात कुछ राजनीति से अलग हटके कराते हैं, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं जो नरेश मीणा को फॉलो करते हैं, बहुत सारे युवा हैं जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को फॉलो करते हैं, बहुत सारे हैं जो रविंद्र सिंह भाटी को फॉलो करते हैं, और भी बहुत से युवा जो हैं वो जुड़े रहते हैं। उनके कमेंट में अधिकतर पढ़ता रहता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है कि युवा किस तरीके से काम कर रहा है। मन हुआ कि आज आपकी मुलाकात कराई जाए। तो धौलपुर के विषय में तो आप और हम जानते ही हैं, क्योंकि राजस्थान के रहने वाले हैं, और राजस्थान के बाहर के भी जो लोग हैं वो धौलपुर के विषय में अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि डकैतों का अगर कोई गढ़ रहा है तो वो धौलपुर रहा है। धौलपुर हाउस के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं? जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आज का ये इंटरव्यू उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि आज मैं धौलपुर हाउस से धौलपुर तक का सफ़र तय करने वाले, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, निरंतर 5 बार धौलपुर हाउस पहुंचने वाले एक बड़ा उपलब्धि, यूपीएससी का सेंटर, जहां सिर्फ इंटरव्यू के लिए जाया जाता है और वो इंटरव्यू तय करता है कि आप देश के कौन से हिस्से को संभालने जा रहे हैं। आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे ही एक युवा से कराने जा रहा हूं, जिनका 2020 में नाम जो है नाम बदल गया और वो आईएएस हो गए। हिम्मत की लड़ाई थी और एक बड़ी लंबी संघर्ष की लड़ाई इन्होंने लड़ी है। निवृत्ति सोमनाथ अवध मेरे साथ हैं आज, जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। साहब, धौलपुर हाउस से धौलपुर और फिर धौलपुर से मैंने सुना है धौलपुर हाउस का सफर, तो इसको 2 हिस्से में हम ब्रेक कर लेते हैं। पहले तो धौलपुर हाउस तक की कहानी आपसे जानना चाहेंगे। तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो मैं बेसिकली नासिक जिले का हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। तो बचपन में ऐसा कोई आईएएस बनने का किसी का मतलब गांव में तो ऐसा सपना था नहीं। तो मैंने अपनी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन अपने गांव में की, गवर्नमेंट स्कूल में की, मराठी मीडियम में की। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है पुणे से, सिंहगढ़ कॉलेज से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने लगभग 3-3.25 साल जॉब किया एसआर स्टील नामक कंपनी में। उसके बाद एक दोस्त मेरा तैयारी कर रहा था, अभिजीत दराड़े, स्टेट सर्विस की। तो भाई तू ठीक ठाक लड़का था, काफ़ी अच्छा पढ़ता भी था, तो ये वहाँ क्यों फंस गए? तो दैट रियली प्रॉम्प्टेड मी कि यार कुछ करना चाहिए। तो सही बोल रहा है, इंट्रोस्पेक्शन जो बोलते हैं अपन इंग्लिश में, तो इंट्रोस्पेक्शन करना सोचा। तो उसने मेरे बिना परमिशन के बोले तू स्टेट सर्विस का फॉर्म में तुम्हारा भर देता, तुम्हें बुक्स भी भेजता, तू पढ़ ले। तो यहाँ से मेरा बड़ा जो आपने बोला वो धौलपुर हाउस वाला सफ़र शुरू होता है। तो एकदम हम्बल स्टार्ट 2013 का एंड होगा। 2014 में मैंने पहले प्रीलिम लिखी स्टेट सर्विस में। मेरा पहले प्रीलिम में 0.5 नंबर से प्रीलिम भी क्वालिफाई होगा, इंटरव्यू तक गया, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। बट उसी दौरान मैंने फिर जॉब छोड़ दिया। 15 में फिर मैं स्टेट सर्विस की एग्ज़ाम लिखता हूँ, उसमें मेरा सेक्शन ऑफिसर महाराष्ट्र स्टेट में सिलेक्शन हो जाता है। उसी साथ मैंने यूपीसी का उसी साल प्रीलिम दिया था। तो मैं स्टेट की मेंस एग्ज़ाम देने के बाद दिल्ली गया। अपना एक दोस्त मेरा रविंद्र खतालेवा प्रिपेयर करा, तो उसी अटे में आईएएस बना। तो उसके रूम पे जाके तैयारी शुरू की। उसने काफ़ी मोटिवेट भी किया और वहाँ का माहौल देख के लगा कि यार अपन बहुत ही खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे। इसका रीज़न था कि 3 साल मैंने कुछ किया नहीं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी थी। तो उसके साथ रहा, तो उसका आईएएस में सिलेक्शन और मैं भी संघर्ष करते करते इंटरव्यू तक पहुँच गए। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक स्टेट सर्विस की पोजीशन भी मिल गई और एक जो रोजी रोटी का सवाल था जॉब छोड़ने के बाद, तो वो साल हो गया। फिर मैंने स्टेट सर्विस ज्वाइन करके छुट्टी ले ली और 2016 में फिर मैंने एग्ज़ाम लिखी सीएससी 16 में। फिर मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ। तो मेरे यहाँ तक अब दो टाइम धौलपुर हाउस का सफ़र हुआ, क्योंकि धौलपुर हाउस
ऐसी ऐतिहासिक जगह जहाँ पे यूपीएससी के इंटरव्यू होते हैं। तो धौलपुर हाउस आपको पता है कि राजस्थान के धौलपुर स्टेट के जो प्रिंस स्टेट थे उनका हाउस था उस टाइम पे। तो फिर वहाँ 2 बार गया। अब इसके बाद जिसको कुछ नहीं मिला था, भूखा नंगा आदमी ऐसा बोलते हैं, उसको अब तो गुलाब जामुन मिल गया, ऐसे टाइप की सिचुएशन हो गई। तो मैंने फिर स्टेट सर्विस करी, IRS में आया, मैं खुश हो गया। फिर फैमिली वगैरह फिर फोकस किया। फिर जब मैं 2018 में फिर 17-18 में 2 बार फिर इंटरव्यू देता हूँ। फिर 4 टाइम का आपका धौलपुर हाउस का सफर होगा। नहीं, IRS हो गए आप। हाँ भाई मेरे तो 2 सवाल निकल के आ रहे हैं और मुझे लग रहा है मेरे दर्शकों के भी निकल के आ रहे होंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पहली चीज तो जब आप इंजीनियरिंग के लिए सोच लेते हो तो क्या आपने IIT में हाथ पैर नहीं मारे क्या? पता नहीं इतनी काबिलियत थी कि नहीं, पता नहीं, कभी मौका भी नहीं मिला, अवेयरनेस भी नहीं थी, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर कोचिंग नहीं, गांव में ऐसा ही था, तो माइट भी ट्राई करता तो हो भी जाता, बट पता नहीं, पता ही नहीं था। थोड़ा बहुत ही पता था। इंजीनियरिंग कौन से कॉलेज से की? मैंने सिंहगढ़ करके कॉलेज है पुणे का, वही नासिक के आसपास से? नहीं, पुणे का कॉलेज है। नासिक से पुणे चले गए। हाँ। और वहां से इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग करके अपने एक चयन की नौकरी मिल गई, तो कैंपस से ही सिलेक्शन हो गया? कैंपस सिलेक्शन हुआ था। तो इंजीनियरिंग में तो बड़ा मोटा, हमने सुना है करोड़ों रुपए के पैकेज मिल जाते हैं। आप कितने करोड़ के पैकेज पे? करोड़ तो नहीं मिलते। मैं एक डिसेंट कॉलेज से पास आउट था, तो उस टाइम पे 2011-12 में मुझे 5 लाख का पैकेज था। 5 लाख रुपए साल का? यस। मतलब लगभग 30-35 हजार रुपया हाथ में आ जाता था महीने। 40,000 के आसपास। 40,000 का पिट के हाथ में आ जाता था। तो क्योंकि मैं जॉब करता था उड़ीसा, वो डिस्टर्ब एरिया था, तो वहाँ के लिए एक कंपनी शायद 10,000 रुपए। जॉब आपकी उड़ीसा लगी थी? उड़ीसा, घर से बहुत दूर। ज्वाइन किया था सूरत में ट्रेनिंग, उसके बाद मैंने क्यूएनजर में जॉब शुरू। तो वहाँ पे काम मतलब किस तरीके का था? वहाँ डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर बोलते थे। एक स्टील का एक प्लांट बन रहा था वहाँ, आयरन ओर की बहुत, मतलब आयरन ओर का साठा का लाइक स्टोरेज काफ़ी होता है, तो वहाँ पे मैंने असिस्टेंट मैनेजर तौर पे काम किया है। नया प्लांट बन रहा था, बेनिफिसिएशन बोलते हैं इंग्लिश में, बेनिफिसिएशन, आयरन बेनिफिसिएशन प्लांट बन रहा था, उसके इंस्टॉलेशन में और इरेक्शन स्टेज में काम किया था। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था, इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज, बट थोड़ा बहुत मैनेजमेंट। बट कहीं ना कहीं एक युवा फेज में आपके सपना होता है, क्योंकि मैं जैसे बोला आपको एक बात मैं बताना भूल गया, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग में डिसाइड किया था कि मैं US जाके पढ़ूंगा। अमेरिका? एक गांव के लड़के का सपना, अमेरिका जाना। उसमें फिर ये एक चीज हमेशा रहती है ना, आप गांव से हो, यू आर कॉन्शियस अबाउट योर लुक्स, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तो कोई मुझे लगता है 99% मेरे जैसे लोगों का यही प्रॉब्लम होता है। अमेरिका से शुरुआत होती है जो बदलते बदलते अमेरिका हो जाता है। तो आपकी अमेरिका से अमेरिका तक का सफर जो है वो ये कैसा रहा? हाँ। तो इंजीनियरिंग में काफी मेरे पुणे के दोस्त थे, तो वो GRE एग्जाम होती है जो फॉरेन में जाने के लिए आपको अंग्रेजी वाली, तो वहाँ पे एक सफर होता है कि कॉलेज में तो अच्छे नंबर आते थे, बट इंग्लिश बोलना नहीं आता था। तो वहाँ एक कोचिंग लगवाई थी पुणे में इंग्लिश पढ़ने के लिए, GRE की बेसिकली। तो उससे वोकैबुलरी वगैरह थोड़ी बिल्ड हो गई, तो काफ़ी उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। जिसको कुछ नहीं आता तो डेली 10-20 नए शब्द सीखना, इट वॉज अ वेरी क्यूरियस जर्नी। और एक खुद की ग्रोथ जो है, मुझे लगता है 2010-11 जो इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में था तब हुई। और मैंने GRE एग्जाम भी थी, ठीक ठाक नंबर भी आए थे, मैं अच्छे कॉलेज में अप्लाई करता तो मिल भी जाता। बट रियलाइजेशन 2012-13 में ये होता है कि उस टाइम पे इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा था यार, 20 से 25 लाख का खर्चा आएगा। और आदमी कितना डरपोक होता है आपको तो पता ही है, तुम किसान के बेटे हो भाई, तुम्हारा पैकेज भी बहुत ज़्यादा नहीं। मैं गाँव के बैकग्राउंड की वजह से मुझे लगता है कि मेरे कॉन्फिडेंस में कमी थी उस टाइम पे। तो यार 20-30 लाख का लोन लूंगा, कर्जा चुका ही नहीं पाऊंगा, तो मैं फिर अमेरिका क्या पूरी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। इस चक्कर में मैं डर के फिर अमेरिका वाला थोड़ा सपना मुझे लगता है गिव अप कर दिया। बीच में सोचा जर्मनी जाऊंगा। ऐसे बचपन में तो यही होता है, क्लैरिटी होती नहीं है। तो 2013-14 में रियलाइज, दोस्त बोला स्टेट सर्विस कर ले भाई, कम से कम उड़ीसा से महाराष्ट्र तो आ पाएगा। ये सपना था कि उड़ीसा से महाराष्ट्र घर आ जाऊंगा, घर के पास आ जाना। तो मैंने चाहे जो एग्जाम आती, स्टेट की, सेंटर की, सब एग्जाम दे, क्योंकि इनिशियली आपको चाहिए, बस खाना चाहिए। जैसे वैसे एग्जाम में देता गया, ठीक ठाक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, काफी एग्जाम लिखी, तो उससे वो होता है। बट यूपीएससी वाला सपना मुझे लगता है 15 के बाद कि भाई जाएंगे IRS बनेंगे। फिर IRS बनने के बाद रियलाइजेशन होता है कि यार ये जॉब मेरे लिए नहीं। जैसे आपने बताया कि 2016 में तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है, IRS में सिलेक्ट भी होगा। उसके बाद मैंने एक अटेम्प्ट लिया, छुट्टी लेके 17-18 की 2 अटेम्प्ट ले, एक्चुअली EOL लेते हैं हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेते हैं। ये दोनों अटेम्प्ट में फेल हो गए। फेल इन द सेंस इंटरव्यू जाके एक बार 5-7 नंबर से हुआ, नेक्स्ट टाइम 20-25 नंबर से। तो यहाँ पे एक दुख होता है यार, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार आता तो सब कुछ है, बट कुछ ना कुछ अपने में कमी। पहले तो थोड़ा बहुत यार सीट्स कम होती है, अपन ब्लेम करते हैं। कोई भी युवा एस्पिरेंट यही करता है ना, कोई भी एस्पिरेंट लगता है कि यार सीट्स ही कम आ रही है, एग्जाम ही टफ है। तो मैंने उस टाइम पे 2000 सच बताया तो 2019 में जब 2018 में
फेल हुआ तब रियलाइज किया कि थोड़ा रोया भी, इंट्रोस्पेक्शन किया, गलत तो कुछ हो रहा है अपने साथ। बट एक अच्छा जॉब भी हाथ में था, तो दुख नहीं था, रोजी रोटी का सवाल नहीं था, एक अच्छा जॉब था। तो फिर से मैंने तैयारी शुरू की आईएएस के लिए। तब इंट्रोस्पेक्ट किया कि अपना कुछ गलत हुआ है। तो मेरा पहला ऑप्शनल हुआ था सोशियोलॉजी। तो मैंने इस बार डिसाइड किया कि स्ट्रैटेजी में चेंज करेंगे स्ट्रैटेजी में। ऑप्शनल चेंज किया क्योंकि दुख हो गया यार, इतनी बार लिखने के बाद भी नंबर सेम आ रहे, और मेरे हर बार सोशियोलॉजी में 270 से 80 के बीच में नंबर आते थे, ना अच्छे ना बुरे। ये जो मिडिल क्लास वाली हालत होती थी वो मेरे सब्जेक्ट के साथ हो गई। तो भाई आए तो खराब भी आ जाए या तो बहुत अच्छे आ जाए, ना दोनों हो रहा था। तो स्टैग्नेशन बोलता हूँ मैं, तो प्रिपरेशन में स्टैग्नेशन आ गया। इस चक्कर में मैंने वो ऑप्शनल छोड़ दिया, मैंने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया। फिर मैंने डिसाइड किया एक बार और अटेम्प्ट देंगे, कहीं ना कहीं अधूरा सपना, जैसे अमेरिका वाला सपना मैं बाद में बताऊंगा कैसे पूरा करना है, बट ये अधूरा सपना है अभी जरूर है। हाँ। फिर आईएएस बनने का सपना तब जग जाता है कि भाई क्रेडिट डेबिट मुझे आता नहीं है, क्रेडिट डेबिट वाला चक्कर बहुत ज्यादा नहीं, और फिर इनकम टैक्स में भी काफी चेंजेस हो रहे थे। और मुझे लगा तो जिस मकसद से मैंने ओडिशा छोड़ा था कि एक पब्लिक फेस में, जैसे मैं काफी बोलने वाला इंसान हूँ, बहुत सोशल गैदरिंग पसंद करने वाला इंसान, और मेरा नेचर भी ऐसा था कि बात करना पसंद है। तो मुझे लगा कि भाई एक ऐसा जॉब हो जिसमें काफ़ी बातें करने मिले। तो फिर इनकम टैक्स बहुत अच्छा जॉब था, बट मैं बोला सोचा कि एक बार तो ट्राई देते। मैं बोला अधूरा सपना हमेशा होता है ना, एक हमारी अधूरी कहानी टाइप, एक हमारा अधूरा सपना रहा। तो 2019 में फिर से इंट्रोस्पेक्शन करके थोड़ा स्ट्रैटेजी में बदलाव किया। जितना एकेडमी के ट्रेनिंग के बाद समय मिलता था, फैमिली साथ थी उतना मैंने पढ़ाई वहाँ पे। फैमिली मतलब माता पिता, वाइफ, बच्चे। अच्छा, शादी कब हुई? अरे वाह, शादी 2015 में हुई थी। ये मतलब आईएएस और आईआरएस बनने के बाद हुई है? ये शादी मेरी पहले हुई थी, मैं जब कंपनी में था तभी मैंने लास्ट प्राइवेट जॉब में ही। हाँ, प्राइवेट जॉब में शादी। अच्छा, हाँ। तो शादी वादी का तो सर ये होता है कि मतलब हमारी तरफ तो क्या है कि अगर लड़का बढ़िया आईएएस आरएएस कुछ है तो बढ़िया, मतलब दहेज फहेज वाला काफी इंडिविजुअल चॉइसेस होती है। और उस टाइम पे मुझे खुद को ही नहीं पता मुझे क्या बनना है, लैक ऑफ क्लैरिटी। आपको तो मैंने बताया इंजीनियरिंग से लेके पहले लगा अमेरिका जाऊंगा, उसके बाद लगा स्टेट सर्विस जाऊंगा, उसके बाद लगा आईआरएस जाऊंगा। उड़ीसा में जॉब करते टाइम ही शादी हो गई, उसके एंड में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में आप एक नया सपना देख लेते हो। हाँ, नहीं शादी की वो ट्रांजिशन फेज है, सपना भी और सब कुछ चीजें पैरेलली हो गई थी। तो वाइफ ने कहा नहीं क्या भाई ये क्या करने जा रहे हो? मैं तो शादी करके आई हूं। पता ही था डे 1 पे कि ये तैयारी कर रहा है। हाँ। तो करेगा ही तैयारी। तो वाइफ भी सपोर्टिव थी, क्लियर थी पहले से ही। हाँ। तो वो मुझे शादी वाला ज्यादा इशू नहीं, क्योंकि वाइफ सपोर्टिव थी, पूरी फैमिली को पता था, और एक एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी का था ना। तो भाई स्टेट सर्विस में जाएंगे, फिर ये करेंगे, तो वो कुछ कभी ऐसा ऑब्स्टेकल कभी नहीं बना। हाँ। तो फिर ये यहाँ से चल रही है यात्रा, अब 2019 पहुंच गए। आईआरएस की ट्रेनिंग चल रही थी। तो ट्रेनिंग के दौरान फिर स्ट्रैटेजी चेंज होती है, इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ कि ये ऑप्शनल चल नहीं रहा है, मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो मेरे में गलती है। तो मैं एंथ्रोपोलॉजी की तरफ शिफ्ट होता हूँ। फिर कोविड वगैरह वो ट्रांजिशन आता है, शिफ्ट पोस्टिंग हो जाती है। बट उसी दौरान फिर थोड़ा बहुत अच्छी से तैयारी हुई थी। जो 4 इंटरव्यू दिए थे, तो मेरा फाउंडेशन तो वैसे ही भी अच्छा था, प्रीलिम्स का और मेंस का। तो प्रीलिम्स में कभी फेल हुआ नहीं था, तो मुझे तो वो कभी डर नहीं था। तो मैंने प्रीलिम दे दी। फिर उस टाइम पे मेरी पोस्टिंग हो जाती है इनकम टैक्स में। पहली पोस्टिंग कटनी करके एक जगह मध्य प्रदेश में, कटनी, जबलपुर के पास कटनी एक जगह, वहाँ पे मेरी पहले इनकम टैक्स में एज असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स जून 2020 में पोस्टिंग हो जाती है, कोविड के टाइम। फिर उस टाइम पे कोविड की पहली सरकारी पोस्टिंग है, पहली सरकारी पोस्टिंग। फिर कोविड के टाइम पे एग्जाम शिफ्ट हो गई, तो अक्टूबर में तो थोड़ा समय भी मिला रिवीजन करने को। तो वो करके मैंने प्रीलिम्स लिख ली। बीच में मेरी ट्रांसफर जबलपुर हो जाती, फिर मैं जबलपुर जाता हूँ इनकम टैक्स में, वही सेम ऑफिस इनकम टैक्स में जाता हूँ। फिर वहाँ जाके मैंने लास्ट में थोड़ी छुट्टियाँ लेके फिर मैंने तैयारी करी, मेंस की एग्जाम लिखने में भोपाल जाता हूँ। एग्जाम लिखी 2020 में, यही पे मेरा प्रिपरेशन खत्म। बट सपना कभी खत्म नहीं हुआ। फिर कोविड आया, कोविड 2 कितना खराब था आपको पता है, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए कितना खराब रहा। तो उस टाइम पे सबने चैलेंजेस फेस किए। उसके बाद सितंबर में इंटरव्यू हो गया, और सितंबर के मंथ एंड में ही रिजल्ट आ गया। और पहली बार चलो भाई 166 रैंक आई, ओबीसी में था, तो मुझे लगता है कि आईएएस मिल जाएगा। तो वो वाला एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। और अनसर्टेनिटी देखो, कभी सोचा ही नहीं था कि आईएएस बनूंगा, क्योंकि इस बार सबसे कम तैयारी हुई। ऑफिस था, फैमिली थी, कोविड था, सोचा नहीं था। तो फिर ये एग्जाम क्यों दिए जा रहे थे? नहीं, इस आटे में नहीं सोचा था कि यार, क्योंकि देखो जिस आदमी ने इतने फेलियर, आई ट्रीट माई सेल्फ एज अ बंच ऑफ फेलियर्स एट द सेम टाइम बंच ऑफ सक्सेस। क्यों? क्योंकि 3 अटेम्प्ट आप फेल हो चुके हो, एक बार ही सक्सेस मिला है। पता नहीं, तुक्का ही लगा, अपन जो बोलते तुक्का, बाय फ्लूक इंग्लिश में बोलते, भाई सेरेंडिपिटी हो सकती है एक ही बार। तो मुझे लगा तुक्का ही लगा होगा, खुद का कॉन्फिडेंस भी तो कम हुआ ना। तो इस बार तो तैयारी कम थी, बट इस बार स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी।
कॉन्फिडेंस था कि यार करना, वो जज्बा बहुत था कि करना ही करना है, अब हो गए भाई। तो वो मुझे लगता है वो पैशन ने मुझे काफ़ी पुल किया इस बार, और ऑप्शनल भी अलग था तो पढ़ने में मज़ा भी आता था, क्योंकि 4-5 साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ के भी बोर हो गया था, और इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज थी सब्जेक्ट की, और काफ़ी न्यूनेस भी थी, तो ये चीज़ों ने काफ़ी मदद करी। तो प्रिपरेशन भी सही रहा, काफ़ी बैलेंस हुआ, टाइम कम मिला, बट खुश रह के क्या, फैमिली, कोविड, सब कुछ मैनेज करके, ऑफिस मैनेज करके एक मल्टीटास्कर बन गया। तो रात में आके पढ़ाई करता था, मज़ा आता था, क्योंकि आउट ऑफ इंटरेस्ट ही मैं पढ़ाई करता था। जो आदमी 4-5 साल से यूपीएससी करता है उसको एडिक्शन हो जाता है पढ़ने का, मैं लत बोलूंगा, क्योंकि छूटता ही नहीं। मैं लक्ष्मीकांत जैसे बुक हम पढ़ते तो भाई आज भी इतना बोर हुआ कभी तो मन करता कि ये बुक पढूं, क्योंकि वो एक पुरानी यादें उसमें रहती है। तो उस तरीके से मैंने इस बार बहुत एंजॉय के साथ पढ़ा था। मैं नहीं बोलूँगा तब प्रिपरेशन था, क्योंकि 4 इंटरव्यू दिए थे तो मेरा प्रिपरेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा था, बट कुछ ना कुछ छोटे से जो गलतियाँ हो रही थी, अब बोले संशोधन करना था स्ट्रैटेजी में, वो शायद इस बार हो गया था। इसलिए विद द ब्लेसिंग ऑफ एवरीवन, सपोर्ट ऑफ फैमिली, वाइफ, पेरेंट्स, तो इस बार सिलेक्शन हो गए। फिर आईएएस में ऐसे करके मैं 2021 में आईएएस हुआ। तो ये था मेरा 5वां इंटरव्यू यूपीएससी। तो ये 5 बार मैं धौलपुर हाउस देख, धौलपुर हाउस पहुंचे आप। हाँ, पहली बार जब कटनी पहुंचे, एक प्राइवेट नौकरी करने वाला आदमी, प्राइवेट नौकरी में बहुत सुनी होगी, बहुत सारी बातें देखी होंगी, बहुत कुछ मन में आया होगा, बहुत कुछ बदलने का भी मन हुआ होगा, पर अथॉरिटी नहीं है। पहली बार कटनी पहुंचे, सरकारी अधिकारी बन गए, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। मैं अपने क्योंझर वाले दिन याद करता हूँ। जगह क्योंझर भी छोटी थी, काफ़ी मिनरल डिस्ट्रिक्ट, बट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, फिर वैसा ही टाइप का। कटनी इज बिजनेस टाउन, बेसिकली काफ़ी वाइब्रेंट बिजनेस टाउन है वहाँ कटनी का। आपको पता है एक टाइम पे मार्बल भी फेमस था। हाँ, अथॉरिटी भी फील होती, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट में थोड़ा सा ये अंतर था, चेंज करने का भी काफ़ी स्कोप मिलता है। जितना काम करने को मिला वही पहली बार सरकारी में साइन करना, कितनी जिम्मेदारी होती, ये सीखा मैं, काफ़ी सीखा। पहली बार पता ही नहीं कि भाई पता नहीं आपकी एक साइन की कितनी वैल्यू। सही चलता है तो बहुत सही है, गलत हुआ तो बहुत गलत हो सकता है। इंक्वायरीज होती है काफ़ी, तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो वो अकाउंटेबिलिटी वाला सीख लिया, थोड़ा थोड़ा ऑफिस प्रोसीजर सीख लिया, जो ट्रेनिंग में सीखा था उसको अप्लाई करने का। तो जॉब भी इंटरेस्टिंग, इनिशियली तो थोड़ा अच्छा लगता ही नया जॉब, साथ में थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, तैयारी भी करता था। तो ये काफ़ी अच्छा, मैं बोलूँगा लर्निंग फेज रहा लाइफ का भी। 2019-20 बहुत मज़ा आया। आईएएस बन गए 2020 में आप। हाँ, 21 में रिजल्ट आया था उसका। पोस्टिंग आई है आपकी बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, पहली पोस्टिंग में। हाँ, पहला प्रोबेशन मेरा बाड़मेर। एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स से अब एक आईएएस ऑफिसर। अब क्या बदलाव है? काफ़ी बदलाव है। नेचर ऑफ जॉब बहुत अलग है। मैं डेली, आप देखो एज एन आईएएस ऑफिसर, डाइवर्सिटी जो मिल रही, कभी एजुकेशन की मीटिंग ले ली, कभी आप हेल्थ की मीटिंग लेते हो, कभी आपने ग्राम सेवकों की मीटिंग ली, कभी आपने पीएम स्वामित्व स्कीम की मॉनिटरिंग कर ली एज एसडीएम, कभी आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैंडल कर ली, कभी कोर्ट काम कर लिया, कभी कुछ फाइल वर्क कर लिया। तो जो मुझे डाइवर्सिटी यहाँ लग रही है, काफ़ी अच्छी डाइवर्सिटी है। जॉब तो दोनों भी बहुत अच्छे, दोनों भी यूपीएससी द्वारा सिलेक्ट किए जॉब है, और दोनों का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। पूरी गवर्नमेंट की आप सिस्टम जानोगे, आई विल कॉल एज इको सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपना रेवेन्यू का। कोशो मोलो दंड, वो सरकार का, स्टेट का एक फाउंडेशन है, नींव उस पे चलती है। बाकी प्रशासन चलाने के लिए फिर आप वही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो बहुत ही दोनों रोल का जॉब का इंपॉर्टेंस है। बट मुझे लगता है मेरे नेचर के हिसाब से इस जॉब में मुझे थोड़ा मजा आता है। डाइवर्सिटी भी है, मॉनिटरिंग भी अच्छी, लोगों से मिलने को मिलता है। और गाँव में जाओ, आप कभी स्कूल में जाके बैठे हो, बच्चों से बात कर रहे हो, टीचर से मिले, क्या दिक्कतें बताओ, क्योंकि दिक्कतें तो रहेगी। कभी आंगनबाड़ी में जाके बैठे, देखो ये देश का भविष्य है, तो कभी कभी खुद को भी यार एक बचपन देखने को मिलता है, नॉस्टैल्जिया भी होता है। यार मैं भी बचपन में ऐसा स्कूल में जाता था, नीचे बैठता था। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा है, जब आप कुछ अच्छा पॉजिटिव इंटरवेंशन करते हो तो अच्छा भी लगता है काम करते हुए। आपके बचपन में और ये जो अब आप देख रहे हो स्कूलों में जा जाके, या जो आपने बताया, क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? कुछ दिख रहा है बचपन का फ़र्क? काफ़ी बदलाव तो ज़रूर है। अपना ज़माना या ये ज़माना? ये ज़माना काफ़ी एडवांस है, अपने से अच्छा है। उस टाइम पे भी अच्छे थे। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ग्रेटफुल। सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। अभी भी अपनी सरकारी स्कूल में थोड़ी दिक्कतें होगी, बट पढ़ाई अच्छी ही हो रही है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं हो रही। हाँ, बाकी दिक्कतें कहाँ नहीं, हर सिस्टम में दिक्कतें होगी। बट मैंने देखा, जैसे मैं धौलपुर में काम कर रहा हूँ जिला परिषद सीओ के रोल पे, मैंने देखा जिस स्कूलों में हेड मास्टर है, एक टीचर अच्छा, संस्था प्रधान बोलते हैं हम, प्रधानाचार्य बोलते, जो इफेक्टिव बहुत अच्छे स्कूल का है। और एक दिन में आप बदलाव तो नहीं कर सकते, बट धीमे धीमे बदलाव तो ज़रूर महसूस हो रहा है। हम काफ़ी रफ्तार से आगे जा रहे हैं, काफ़ी। मतलब भारत देखो आप, 1947 वाला इंडिया
और आज का इंडिया बहुत बदला, और वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बहुत अच्छा बदलाव सोसाइटी में दिख रहा है। हर फील्ड में आप जाओगे, कुछ ना कुछ बच्चे आप देखो, गाँव के बच्चे आप देखो, मैं बहुत खुश होता हूँ। मतलब मुझे पता नहीं, संविधान से एक अलग ही प्यार है। क्यों? तो मैं देखता था यार, मैं ऐसे स्कूलों में जाता था, बच्चों की बुक्स चेक करता था, पहले बुक के पहले पन्ने पे संविधान लिखा है। मैंने सोचा यार कितने लोगों को आता होगा संविधान, एक सर्वे का विषय भी बन सकता है। आप सोचो, बुक का पहला पन्ना है, 75 साल हो गए बस, कितने लोगों ने पढ़ा है? अपने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, काफी जगह पे ये चीजें तो सरकार ने भी बताई, और इंपॉर्टेंस भी है, देश की नींव, सोल है, आत्मा है, रूह है वो। तो ऐसे सोचा चलो बुक का पहला पन्ना कितने लोग पढ़ते हैं, तो देखा बहुत कम लोगों को जानकारी थी। तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है, वही जिस दिन बोर हुआ, जिस दिन फील्ड इंस्पेक्शन पे, तो पढ़ाते हैं। तो इसी लाइन पे मैंने अभी थोड़ा काम शुरू किया धौलपुर में। उसको नाम हमने चंद्र ज्योति दिया है, बस नाम है। बट इससे क्या, हम बच्चों को, स्टूडेंट है, एक सिटीजन बनाना चाहते कि सरकार की सभी योजनाएं, उसकी ओनरशिप कैसे डेवलप है। भाई आपके पास एक टैबलेट आ रही है, या फिर सैनिटरी नैपकिन आ रहा है, या मिड डे मील का खाना मिलता है, तो ये सरकारी स्कीम है, कैसे चलती है स्कीम। जैसे मैंने बोला, इनकम टैक्स से हमारा टैक्स कलेक्ट होता है, वो टैक्स सरकार की पूंजी में जाता है। फिर सरकार, भारत एक वेलफेयर स्टेट है, जैसे संविधान में मेंशन किया है, वेलफेयर स्टेट के हिसाब से स्कीम लॉन्च करते हैं, फिर आपको खाना में। तो बच्चों को इतनी आम भाषा में हम पढ़ाते हैं कि उनको भी फील होता है यार ये चीज़ है। तो कभी भी नेक्स्ट टाइम हम टैबलेट फेंकते हुए, कोई सरकारी की जो चीज़ है हम वेस्ट करते हुए बुरा लगता है ना। तो बच्चों को वो एक कॉन्शियसनेस डेवलप करने की फीलिंग, काफ़ी बच्चे सजग भी है, काफ़ी बच्चों को हम उसमें ले भी रहे हैं। तो मुझे एक हर्ष होता है कि ये जॉब में ये जो मौका मिल रहा है, ऐसा अभी और काफ़ी मौके मिलेंगे, बट ये वाला जो आनंद है बहुत अलग आनंद है। कि आपने बताया है, बच्चे, गाँव के बच्चे मस्त संविधान पढ़ रहे हैं, ऊर्जा के साथ पढ़ रहे हैं, उनको अपने मौलिक कर्तव्य पता है, अपने अधिकार भी पता है। क्योंकि नॉट टू एब्ज्यूअर या नॉट टू क्रिएट वायलेंस इन पब्लिक स्पेस, पब्लिक प्रॉपर्टी को वेस्ट नहीं करना। तो कभी ना कभी एक जिम्मेदार नागरिक बनने का जो काम है, एजुकेशन कर रहा है, बहुत बढ़िया है ये। आपका एक इंटरव्यू मैंने कहीं पढ़ा और सुना भी है, आपने कहा कि यूपीएससी पे लौट रहे हैं अपन वापस। आपने कहा कि यूपीएससी करते टाइम मेरे से एक गलती हुई, तैयारी करते टाइम, और आपने कहा भी है, स्टूडेंट्स से शायद आप बात कर रहे हो वहाँ पे कहीं, आपने कहा है कि तुम लोग ये गलती ना दोहराना। हाँ, क्या गलती है वो? ये गलती जो, जैसे आपने बताया कि धौलपुर टू धौलपुर हाउस, तो लकीली हमारे धौलपुर जैसे जिले से काफ़ी बच्चे अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। 2-4 मतलब जो लोगों ने कनेक्ट हो गए, तो मैंने बोला यार हम बनना तो आईएएस, ये जो भी बनना है, सर्विस में जाना है आपको, तो क्यों गाँव ना देखे? तुम गाँव से थे पहले, बट फिर बाहर जाते हैं, तो आओ गाँव देखो। तो उन्होंने 2-4 बच्चों ने अच्छे से गाँव देखे, गांव की आंगनवाड़ी देखी, हॉस्पिटल देखा, गांव के विजिट देखे, जैसे कुछ स्मार्ट विलेजेस बने या कुछ अच्छा गांव मॉडल विलेजेस बने, उनको विजिट किया। उनको लगा यार जो यूपीएससी में हमारा सिलेबस है, जनरल स्टडीज़ का काफ़ी सिलेबस रिलेट होता है, तो उनको जो एक आंसर में रियलिज्म चाहिए वो वहाँ से आता है। तो काफ़ी अच्छा है। लकीली जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, धौलपुर 2-4 बच्चे आए, उसमें से एक भी धौलपुर हाउस तो जा ही रहे हो। तो जो आप बोल रहे हैं कि रिवर जर्नी कैसे, तो जब भी सभी लोग, हम काफ़ी आईएएस ऑफिसर ये करते हैं, मतलब हर स्टेट में बहुत हमारे साथी, हमारे सीनियर्स, काफ़ी लोगों का हमें भी गाइडेंस मिला है। हम भी चाहते हैं जिनको रियलिटी दिखाए कि भाई आपको सर्विसेज में क्या मिलता है, आपको ये आंगनवाड़ी कैसे मरम्मत करनी होती है, क्या इसमें इंटरवेंशन करता है सरकार, स्कूल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अस्पताल पीएससीज होते हैं, सब पीएससीज, तो ये इनको दिखाया बच्चों को, तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है ये भी रिवर्स सफ़र भी बहुत अच्छा है। जैसे एज एन ऑफिसर आप जहाँ जहाँ पोस्टेड हो, वहाँ से थोड़ा भी मौका मिले तो ये सोसाइटी को देने का काम करते हैं मस्त। तो यूपीएससी में जाने की और यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं अभी जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्या लगता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो आपने डिसीजन लिया यूपीएससी, जो मैं बोला मेरे जैसे आदमी को 5 साल लगे मुझे करना क्यों है, मतलब टू बी क्लियर कि आईएएस में कब आना है। इफ़ योर वाई इज क्लियर देन यू विल नो हाउ, कि करना कैसे। एक बार करो, जानो तो सही। किसी को कुछ भी रीज़न हो सकता, कोई भी पेरेंट की इच्छा हो सकती है, कोई और भी रीज़न हो सकते हैं, मल्टीपल रीज़न से। किसी ने किसी और आईएएस ऑफिसर को देखा है, किसी को देख के आप रोल मॉडल बने, जो भी रीज़न होगा वो रीज़न इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे बनना ही बनना है, तो फिर हाउ आएगा। तो सबसे पहले आपके वाई को जानो, जो मुझे खुद बहुत लेट लगा। दूसरा फंडामेंटल, काफ़ी फंडामेंटल बुक्स होते हैं जैसे एनसीईआरटी बुक्स, वो कभी मिस नहीं करनी है, क्योंकि सबसे फाउंडेशन उस पर बन। जैसे आपको ये बिल्डिंग दिख रही, बिल्डिंग बनी कब, जब इसका फाउंडेशन सही है, तो प्रिपरेशन का फाउंडेशन सही करिए। काफ़ी पेशेंस का जर्नी, मतलब मुझे लगता है कि आज मुझे काम में भी जहाँ जहाँ पेशेंस की ज़रूरत है, मुझे लगता है मैं प्रिपरेशन में ऑफिसर बना। प्रिपरेशन ने जो स्किल सेट दिया, जो जर्नी आपको बता रहा हूँ धौलपुर हाउस टू, ये काफ़ी बार फेल्यूर देखा, तो फेल्यूर डाइजेस्ट करने की आदत लगी। दूसरी बात है पेशेंस रखना चाहिए। पहले मुझे इंटरव्यू में मतलब ऐसा लगता था कि मैं बहुत ऐसा चंचल आदमी, अनस्टेबल, तो काफ़ी स्टेबिलिटी दी, स्थिरता,
जीवन में स्थिरता लाई। तो ये सभी मैं एस्पिरेंट को यही कहना चाहूँगी। ये आपको किसने बोला कि आप चंचल हो? मैं खुद, मुझे पता था। अच्छा, आपको महसूस होता है? मैं महसूस होता था। अभी थोड़ा सा स्टेबिलिटी, जॉब के साथ एक जिम्मेदारी आती, पेशेंस बिल्ड होता है। बहुत बार काम आपके हिसाब से नहीं होंगे, तो आपको पूरे मशीनरी को एक्टिवेट करना है, एक तो लीडर बनना है। तो जो भी बच्चे प्रिपेयर करें, हमें लग रहा है कि यार ये बुक पढ़ना हमें बर्डन लगता है, लक्ष्मीकांत क्यों पढ़ूँ, ये क्यों पढ़ूँ। आप बहुत बड़े बड़े कामों के लिए बने हो। आप आगे जाके एक जिला चलाओगे, एक डिपार्टमेंट चलाओगे, मिनिस्ट्री चलाओगे, काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चलाओगे। तो यू आर बीइंग कट आउट फॉर अ बिग टास्क। तो रिमेंबर, तो लक्ष्मीकांत पढ़ना या कोई और बुक पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। आपको ज़रूर इस स्टेज में लगता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी सीमित सोचते हैं, बट आगे जाके आपकी बड़े बड़े फाइलें, आपको पता है कि इनसाइट्स कैसे ड्रॉ करने, कैसे फाइल नोटिंग करनी, तो काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें। तो मैं पूरा ऑफिसर भी नहीं, पूरा एस्पिरेंट भी नहीं, तो मैं बीच वाला ट्रांजिशन में, थोड़ा बहुत एस्पिरेंट मेरे में बच्चा है और थोड़ा बहुत ऑफिसर आएगा। तो ये वाला चीज़, इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें मुझे एस्पिरेंट स्टेज में सीखी, वो ऑफिसर के टाइम पे काम आ रहे, और एज एन ऑफिसर 2-3 साल से जो काम करे, वो काम अभी एस्पिरेंट को भी काम आ जाएगा। तो ये जो है रिवर्स वाला, तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें। और मुझे लगता है बच्चों को, ये जो नए एस्पिरेंट्स है, दे शुड लर्न दिस। एक सपने की बात रह गई, वो अमेरिका वाला सपना जरूर है, क्यों नहीं। दिल के कोने में तो जगह जरूर है, क्योंकि 2011-12 पहला प्यार तो अमेरिका ही है। वैसे प्यार नहीं देखा जाए तो फिर वो एक अधूरी कहानी। तो कभी भी अब सर्विस में भी स्टडी लीव मिलती है, मौका मिले तो कई गवर्नमेंट के जॉब में जहां अपन कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते, लगता है कि स्किल सेट की, क्योंकि अभी हम स्पेशलाइजेशन के ज़माने में जी रहे हैं। एआई आ रहा है, जनरेशन जेड इज़ वेरी, झिंझी बोलते हैं, ये बहुत ही क्विक मूव करे। तो कहीं ना कहीं हमें खुद को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जिस राइट टाइम पे मुझे लगा कि ज़रूरत है अपने को, तो उस टाइम पे ज़रूर अमेरिका हो या कोई भी कंट्री में जहाँ अच्छा एजुकेशन मिले। और अपन अमेरिका एजुकेशन के लिए जाना है, घूमने नहीं जाना है। घूमने से ज़्यादा वही एजुकेशन के लिए जाना है। एजुकेशन ही वो एक टाइम का सपना है। तो कहीं ना कहीं जब भी इत्तेफाक से मौका मिले तो कोशिश ज़रूर करूँगा। यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ फिक्स नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी मिले तो बढ़िया है, जिससे अपने स्किल सेट में इंप्रूव हो, गवर्नमेंट के काम में बढ़ावा मिले। तो ऐसे कुछ काम करेंगे, तो जिस यूनिवर्सिटी में अच्छा कोर्स मिलेगा और अपनी भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अपना भी उतना क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, उसके हिसाब से जाएंगे। सब नए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? 5 बार धौलपुर हाउस पहुंचे, कोई और भी पहुंचा है क्या आपने पता किया? काफी लोग पहुंचते हैं। तो उनमें से कितने सफल, कितना परसेंट? अभी इसका स्टैटिस्टिक्स नहीं पता, काफी लोग मतलब। हाँ, बट ये है जो ज्यादा बार जाता है ना, उसको वो फेल्यूअर्स सीखता है, उसको बहुत नजदीकी जाके पता चलता है कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ। तो ये सीखने को मुझे भी मिला। तो वो है, मुझे तो लगता है पहली बार में धौलपुर हाउस से आप कोई भी स्टेट में पहुंच जाओ, धौलपुर ही नहीं कहीं और भी पहुंच जाओ, बट जाओ। क्योंकि क्या होता है, बट एक फेल्यूर आने के बाद नेक्स्ट फेल्यूर आपका जो होता है पहले फेल्यूर की वजह से आपको हॉन्ट करते हो, यार वो गलती करी। तो बहुत बच्चे जो अभी हैं, 2 बार प्रीलिम फेल होते, तीसरी बार प्रीलिम वो प्रिपरेशन की वजह से फेल नहीं होते। वो जिस बार आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, वही दुख याद होता है। और मुझे रह गया था। और मुझे लगता है इंसान सबसे वीकेस्ट और सबसे हम्बलेस्ट उस एग्जाम हॉल में बनाता है। आदमी को ये प्रिपरेशन इतना हम्बल बनाता है। उस 2 घंटे में जिंदगी के तुम सब कुछ चीज़ें याद करते हो। यार माँ बाप का क्या होगा, नौकरी नहीं मिले तो क्या होगा, गर्लफ्रेंड होगी तो गर्लफ्रेंड छोड़ के जाएगी तो क्या होगा, इतनी सब निगेटिविटी उसी 2 घंटे में आती है। तो मेरा वही मैसेज रहेगा कि बी पॉजिटिव, प्रिपरेशन के बाद खुद पे ट्रस्ट करो। मुझे अब इस मोमेंट पे आप बोलोगे ऑफिसर बनने के बाद कहना बहुत ईजी, बट ऐसा डेंजरस कॉन्फिडेंस डेवलप करो कि उस हॉल में आई एम द बेस्ट। इस कॉन्फिडेंस में मैंने सभी प्रीलिम्स क्लियर, और काफ़ी अच्छे नंबर से मैं प्रीलिम क्लियर करता था। क्योंकि यार डर तो सबको रहता था, हर बार पैटर्न चेंज होगा, कुछ ना कुछ अलग रहे। बट यार मैंने इतनी तैयारी करी थी, मैं बहुत अच्छा हूँ। भले यू आर नॉट द बेस्ट, बट यार खुद को तो झूठी ही सही तसल्ली दे, यार आई एम द बेस्ट। मैं यहाँ तक आया तो यार मैं कुछ तो अलग हूँ, इसलिए तो आया हूँ। तो ये हमेशा ये करो। और आप जब यूपीएससी एंट्री देने जाते तो यूपीएससी हॉल में रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोएम लगी है, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई एंड माइंड इज विदाउट फियर, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेड द कंट्री अवेक। मुझे लगता है ये पोएम मेरे, क्योंकि 5 बार जाने के बाद वहाँ हमेशा इंस्टेबिलिटी, हमेशा डर, कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से वो दिल में एक जगह कर गई। तो मैं आपको जैसे बताया, मैं जैसे गाँव में स्कूल में जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे संविधान पढ़ा रहा हूँ, एक दिन मैं चाहूँगा कि ऐसी पोएम्स बच्चों को बताओ कि ये भी बहुत ज़रूरी। और मुझे लगता है कम स्टेज में, इंप्रेशनेबल एज जो बच्चों को ऐसी चीज़ें, देश की धरोहर और ऐसे बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के, इनके बारे में पढ़ाओ, जहाँ जहाँ मौका मिले सबको अवेयर बनाए। और काफ़ी अच्छे स्कूल अपने राजस्थान में आप देखोगे, कक्षाओं का नाम रहता है
टागोर कक्ष, अब्दुल कलाम कक्ष, भगत सिंह कक्ष, कल्पना चावला कक्ष, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल तो स्कूलों में ज़रूरी, बस ओरिएंटेशन चेंज करने की ज़रूरत है। तो उस पर भी काम करते हो, बहुत अच्छे टीचर भी काम करते हो। तो मुझे शिक्षा से वैसे भी प्यार है, क्योंकि बचपन से आप उसमें हो, और यूपीएससी में ज़्यादा दिन रहने के बाद मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। जैसे नेल्सन मंडेला जी ने कहा है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो कोशिश ज़रूर करेंगे इस जॉब में, जहाँ जहाँ मौका मिले, कि इस टूल को बहुत अच्छे तरीके से समाज को पॉजिटिवली बदलाव करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो देखिए साहब, आज के इस बातचीत से, हालांकि इनसे हमारी बातचीत का जो दौर है वो और भी आगे जारी रहेगा, आपको ये क्या कर रहे हैं इस समाज के अंदर, धौलपुर हाउस टू धौलपुर का जो ये टाइटल है ये ऐसे ही नहीं दे दिया गया है। धौलपुर में आपको कुछ देखने को मिल सकता है, हालांकि टैगलाइन वहीं से निकाली थी वसुंधरा जी ने कि जाने कहाँ क्या दिख जाए। तो धौलपुर के अंदर ये बहुत कुछ कर रहे हैं। जब हम धौलपुर पहुंचेंगे तो आपको वो स्टोरी भी आपको बहुत जल्द आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज इनके साथ में जो बात हुई, उस बातचीत का जो निचोड़ है वो ये है कि आप कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाइए, पर इनके अंदर अभी भी जो शालीनता और चंचलता जिंदा है वो बहुत आवश्यक है, वो जिंदा रहनी चाहिए, बहुत जरूरी है, वो रहनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो आज इन्होंने कह दी कि उस हॉल में बैठ के बस ये ध्यान रखना है कि इन सबसे बेस्ट मैं ही हूँ। ये कॉन्फिडेंस फेक ही सही, बट मैं ही हूँ। तभी तो क्योंकि सामने वाले को देख के हमेशा डरेंगे, यार इससे के 50 सवाल हो गए तो मेरे 30 हो गए। तो हम कंपेरिजन आज भी हम कंपेयर, आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ, कोई ना कोई अपने से बेस्ट, और कंपेयर करना भी चाहिए पॉजिटिवली। रोल मॉडल बड़ी सहजता के साथ में ये बात कही गई है। आप सोच के देखिएगा कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो और सामने वाले से आपकी टक्कर हो जाती है। सामने वाला अगर शरीर से तगड़ा है तो आप लड़ने की हिम्मत नहीं करोगे, लेकिन अगर वो शरीर से आपसे कमजोर है तो आप तुरंत उस पर हावी हो जाते हो, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि इससे तगड़ा मैं हूं। और तो ये जो पूरा जॉब है यूपीएससी, जो भी जॉब में जाओगे आप, हमेशा वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनको हम सर्व करते हैं। वही हम भारत के लोग भारत का ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उसमें जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, हर जॉब, यूपीएससी या कोई भी सर्विस है, आप भी है, हम सभी फील्ड में हम कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का काम करते हैं। और मुझे लगे हमारी जो कंट्री इतने अच्छे विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो बहुत विश्व गुरु ऑलरेडी है और काफ़ी अच्छा जो प्रयास चल रहा है, तो उसमें पूरे हम सब लोगों का कंट्रीब्यूशन, हम सब लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। ऑफिसर हो, आप मीडिया पर्सन हो, सभी लोग हो, सभी जो सोसाइटी के स्टेक होल्डर अच्छा काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो हिम्मत से कीजिएगा, जो भी करें मजबूती के साथ में कीजिएगा, और एक चीज़ ध्यान में रखते हुए कीजिएगा कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। यस, उस हॉल में तो आप ही हो 2 घंटे में, बिकॉज मुझे लगता है कि आधा जो पार्ट है सक्सेस में प्रिपरेशन का, और आधा उस 2 घंटों का है। 2 घंटों को जो पॉजिटिवली, ग्रेसफुली और ऑप्टिमिस्टिकली मैनेज करता है वो बंदा या बंदी जो भी है वो क्लियर कर लेते हैं। बट जो इतनी अच्छी तैयारी करके भी वहाँ 10 क्वेश्चन गलत ऐसे टफ देके डर के वो फेल हो जाते, तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि ये सीख लो कि भाई कितने भी टफ क्वेश्चन आ जाए, मुझे टफ आ रहे तो सबको आ रहे, क्योंकि भाई मैंने भी सब बुक पढ़े, इन्होंने भी सब बुक पढ़े, तो ऐसा अलग थोड़ी। तो हमेशा कंपटीशन में जो चार्ल्स डार्विन ने कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इफ यू आर फिट, तो कितना भी कट ऑफ लोग आप हमेशा पास हो जाओगे। तो ये फंडे से मैंने 6 प्रीलिम क्लियर करी। आई होप कि मैं हमेशा जब भी नए लोगों से बात करता हूँ तो ये मेरा हमेशा ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये लाइफ में भी काम होता है। एज एन ऑफिसर भी आपको कॉम्पिटेंट हो, फिट हो, तो आपको ज़रूर उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ बैठ के मैं और मेरे साथ में निवृत्ति जी, हम दोनों शुभकामनाएं दे रहे हैं उस 2 घंटे के लिए। यस, उस 2 घंटे के लिए आपको बेहद शुभकामनाएं, लेकिन मजबूत आपको रहना होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।